Ladies and gentlemen, good day and welcome to Acme Fintrade India Limited's Q4 and FY24 earnings conference call. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on the beliefs, opinions, and expectations of the company as on date of this call. These statements are not the guarantee of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Nirmal Kumar Jain, Managing Director of the company. Thank you, and over to you, sir. Good afternoon, everyone. I would like to wish you all a very warm welcome to Acme Fintrade India Limited earnings conference call for Q4 and financial year 2024. I would like first begin with expressing my gratitude to all for taking the time to join us today on call. And with me, our KMP, Mr. Akash Jain and Rajni Gehlot are there. And from Air Factor, our investor relations team is also there. First of all, I would like to thank all our investors who have shown faith on us. And because of your support and trust on us, our IPO was subscribed 55 times. Since this is our maiden earnings conference call, I would like to share a brief background and overview about the company and some key recent developments before we get into business and financial performance. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये हमारी कंपनी एक्मे फिंट्रेड इंडिया लिमिटेड, जो हमारे गुरुदेव आचार्य कुंतु सागर जी के नाम पर हम लोगों ने इसको 96 में इनकॉर्पोरेट किया था, वेयर ए स्टैंड फॉर आचार्य, के फॉर कुंतु सागर, एन फॉर महाराज और ई फॉर उनके फॉलोअर्स। इसका मेन मोटिव यही था कि रूरल बेल्ट जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं और जहाँ से हमारे गुरुदेव बिलोंग करते हैं, और सेमी अर्बन एरिया जहाँ पे आज भी बैंकिंग उपलब्ध नहीं है, लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, ऐसे नीडी डिजर्विंग लोगों को जहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी में विदाउट कोई कॉम्प्रोमाइज किए हुए आसान लोन उपलब्ध कराना, ताकि वो उनके परिवार को लेके उनको आगे बढ़ सके, उनको जीवन में उनकी राह आसान बन सके। और उनको आसान लोन का मतलब तात्पर्य एक ही है कि आसान लोन के लिए अप्रोच हो, आसान डॉक्यूमेंटेशन हो, आसान शर्तें हो और उसकी रीपेमेंट टर्म्स आसान हो, जो कस्टमाइज हो, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर कंपनी उनकी रीपेमेंट टर्म्स डिसाइड करती है। तो आज 28 ईयर लगभग हो गए हैं, हम लोग ये 2 व्हीलर से स्टार्ट किया था, 2 व्हीलर के बाद में हम लोग 4 व्हीलर के बाद में हम लोगों ने एसएमई बिजनेस लोन के सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग मोर देन 2 लाख कस्टमर को हम लोग सर्व कर चुके हैं। हम लोग न सिर्फ लोन देते हैं बल्कि उनको लोन के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने में, उनके जीवन को परिवर्तन करने में एक महती भूमिका निभाते हैं। और आज यही रीजन है कि लोग हमारे साथ में जो एक बार जुड़े, वो निरंतर अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से निरंतर जुड़ते रहते हैं और ये कंपनी का कारोबार आगे बढ़ता रहा। हमने मेनली 2 व्हीलर से स्टार्ट किया 96 में। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट वाज टू रीच मैक्सिमम पीपल विद मिनिमम रिस्क। और जो भी चाहे 2 व्हीलर फाइनेंस करते हैं, चाहे 4 व्हीलर फाइनेंस करते हैं, चाहे एसएमई लोन करते हैं, 100% सिक्योर करते हैं। उसका हमारा यही रहता है कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से या तो उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, उसकी अर्निंग बढ़नी चाहिए। और निरंतर इसी कड़ी में को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्थिति ये कि हम लोग 4 राज्यों में काम कर रहे हैं। हमारे पास में 12 ब्रांचेज हैं, 25 बिजनेस पॉइंट हैं और हमारे हायरार्की ऐसी रहती है, सबसे पहले हम लोग सेल्समैन अपॉइंट करते हैं किसी नए एरिया को चालू करने के लिए, उसके बाद में एक लेवल पहुंचने के बाद में उसको सेल्स पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में उसको फुल फ्लेज ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमारा जिस वे में हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं और कोरोना के पहले जो हमारी स्पीड थी, डेफिनेटली रेगुलर अब ग्रोइंग रिकॉर्ड हमारा रहा है कि हम लोगों ने कोरोना से पहले 30 करोड़ के मंथली डिस्बर्समेंट भी किया है। लेकिन कोरोना जैसा एक सेटबैक लगा जिसमें हम लोगों को कंपनी को अपनी प्लानिंग को थिंक करना पड़ा, जिसमें हमने लाइबिलिटी को मैनेज करने के लिए और इक्विटी बढ़ाने के लिए कंसंट्रेट किया और हमने लाइबिलिटी को रीपे करते हुए हमने कोरोना काल में लगभग 2250 करोड़ रुपए रीपे कर दिए। और अब स्थिति ये कि हम लोग 22 से रेगुलर वापस ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं और रेगुलर ये हमारा जो
सपोर्ट हमें लेंडर से मिल रहा है, जो सपोर्ट हमें चाहिए था वो मिल रहा है, और हम लोग एक्सपेंशन पे रेगुलर काम कर रहे हैं और डेफिनेटली रेगुलर हमारा AUM बढ़ रहा है। और जो हमारा एक्सपेंशन प्लान है रेगुलर उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग ये साल में कम से कम 15 नई ब्रांचें खोल रहे हैं और 25 नए सेंटर खोल रहे हैं। और अभी केवल हमारा 4 स्टेट में है, हमारा ये 4 स्टेट में प्रेजेंस है, और 4 स्टेट में भी प्रेजेंस हमारा इस प्रकार है कि अभी बहुत स्पेस है। हमारे जो बहुत सारी कंपनियां और भी आई तो उनके लिए कोई कमी नहीं है कि अभी राजस्थान को ही आप मात्र देखेंगे तो राजस्थान में भी हमने सिर्फ 25 से 30% एरिया ही कवर कर पाए, क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं वहाँ पे रूट लेवल तक हमारी अप्रोच रहती है। हर तालुका लेवल पे हमारा कलेक्शन सेंटर रहता है, वहाँ पे 15-20 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी 2 व्हीलर पॉइंट होते हैं वहाँ पे हमारा खुद के बंदे बैठते हैं। तो ईच एंड एवरी कस्टमर से हमारा पर्सनल कनेक्टिविटी रहता है, तो उसकी बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमें प्राप्त होती रहती है। उसकी मार्केट रिपोर्ट क्या है, उसकी एसेट क्वालिटी क्या है, और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी क्या है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उनकी सोशल ऑब्लिगेशन क्या है। तो बेसिक डेटा जो चाहिए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो होती है किसी एनबीएफसी को, छोटी एनबीएफसी को, वो सब इंफॉर्मेशन हमारे पास में रहती है। कि हो सकता है कि कस्टमर जिनको हम लोग फंडिंग करते हैं उनके पास में ऑन डॉक्यूमेंट इनकम प्रूफ करने का नहीं हो, लेकिन उनकी एक्चुअल पेइंग कैपेसिटी क्या है, एक्चुअल उसकी एसेट क्वालिटी क्या है, उसकी रीपेमेंट पोजीशन क्या बनती है, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जब हमारा बंदा जो कस्टमर को पर्सनली जानता है वो अगर सेटिस्फाई होता है तो ही फाइल को लॉगिन करता है। उसके बाद में हमारी पूरी प्रोसेस है और पॉलिसी है। उसके बाद में हमारी क्रेडिट टीम होती है, वो विजिट करती है। उसके बाद में कमेटियां बना रखी है और सिस्टमेटिक तरीके से हर रेंज पे अपनी अपनी कमेटियां उसको अप्रूव करती है। और हम टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करते हैं। आज हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी लेके आए, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम में हर कस्टमर जहाँ पे हमारा प्रेजेंस नहीं है वो भी हमारे को अप्रोच करके लॉगिन के माध्यम से हमारी सेवा को लाभ ले सके। एक IPO भी जो लेके आए जिसका इतना सपोर्ट हमने सोचा नहीं, का सपोर्ट लोगों का मिला है। निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी कि लोगों की आशा और विश्वास के ऊपर खरा उतरे, और कंपनी कमिटेड है कि जो हमने लोगों ने आज तक कमिट किया उससे बेटर करके दिया है। और कंपनी का इतना बड़ा एक्सपीरियंस 28 ईयर का रहा है, 28 का एक्सपीरियंस रहा है, और इतना अच्छा नेटवर्क हमारे पास में, इतना अच्छा मैनेजमेंट हमारे पास में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एक्सपीरियंस और बैंकिंग इंडस्ट्री का इतना अच्छा अनुभव रखते हैं, और KMP हमारे पास में इतने अनुभवी हैं, और एक अच्छी टीम जो एक किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए टीम हमारे पास में है, इस हमारा एक नेटवर्क हमारे पास में, एक कस्टमर डेटा हमारे पास में, एक टेक्नोलॉजी हमारे पास में। तो आने वाला समय निश्चित तौर से हम जो सोच रहे हैं कि हमारा जो विजन था कि हम लोग न सिर्फ अपनी 4 स्टेट तक सीमित हो जाए, बल्कि आने वाले 2-5 साल में पूरे पैन इंडिया बेस पे हमारे प्रेजेंस रहे। और जो एक्सपेंशन प्लान हम लोग लेके चल रहे हैं कि ये साल हम लोग 15 ब्रांचें खोलें, 25 नए पॉइंट खोलें, उन माध्यम से हमारे जो तीनों जो प्रोडक्ट है वो तीनों को प्रोडक्ट को हर काउंटर पे उपलब्ध कराते हुए लोगों तक ज्यादा से ज्यादा हम सेवाएं करें। और जो रेगुलर हमारा लास्ट 2 साल से हम लोग ग्रोथ पे काम कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और लोगों को जो सपोर्ट हमें मिल रहा है, जो लेंडर्स का सपोर्ट हमें मिला है, आज दिन तक हम लोग 33 लेंडर के साथ में हम लोग काम कर चुके हैं, और डेफिनेटली हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, और लेंडरों का भरपूर सपोर्ट हमें मिल रहा है। और इसी पद्धति पर कंपनी आगे काम कर रही है, और आने वाला समय निश्चित तौर से एक्मे प्रिंटेड इंडिया लिमिटेड बहुत उज्जवल है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस वे में हम लोगों को सबका सपोर्ट है, लेंडर का सपोर्ट है, जो हमारे स्टाफ का सपोर्ट है, जो स्टाफ की हमारी क्वालिटी और जो पॉलिसी प्रोसीजर और टेक्नोलॉजी का हम भरपूर उपयोग कर पा रहे हैं, उसके साथ में हम लोग हमारे विजन और मिशन में 100% हम कामयाब होंगे। और जो लोगों ने हमारे पे जो विश्वास किया है डेफिनेटली उसको पूरा करते हुए कंपनी को नए आयाम की ओर लेके जा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ आने वाले 2-5 साल में कंपनी का प्रेजेंस बहुत बड़ा होगा। और हम लोग 4 स्टेट के अलावा भी हमारे जो एडजॉइनिंग स्टेट है जैसे गुड़गांव है, दिल्ली है, वहाँ पे भी हम लोग अपना प्रेजेंस चालू कर रहे हैं। और आने वाले 5 साल में तो मैं डेफिनेटली सोचता हूँ कि हम लोग पैन इंडिया बेस पे हर स्टेट में हमारी प्रेजेंस होगी, और कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगी। और यही आशा विश्वास के साथ में कि आप सबका सपोर्ट निरंतर मिलता रहे, और कंपनी के आगे डेवलपमेंट और फाइनेंशियल के लिए मैं कंपनी के हमारे CEO आकाश जी से निवेदन करूंगा कि उसको आपसे बात करें। Good afternoon to all. Welcome to the first earning call of Acme Printed India Limited. For us, this call is our first experience post-listing, so we may have first call victories, so please excuse us for that. Let me come to our company business model.
in which that company is working. Our targeted customers are from the rural and semi-urban centers, because we believe that we not only run a socially responsible and sustainable business, but also that borrowers in these regions tend to have a lower credit penetration, and they are majorly dependent on money lenders. So further, in these markets, there is less competition, lower risk of customer migration, better credit behaviors, and in turn lower delinquency rates. We also encourage local hiring to stay connected to our customers through personal and digital means and provide them seamless services. We believe that our track record of originating and servicing these loans, together with our extensive network, positions us favorably to compete in these segments and continue to grow our business. We carry our, as explained by our MD, we carry our operations in the format of hub and spoke business model. This model improves efficiency and decreases cost. Our branches are the hubs and our point of sales are spoke. Our registered office and branches perform functions in respect of sales and credit, operations, risk containment units, legal and technical checks, and collections. Our spoke are our smaller locations having point of sales. The primary focus of our smaller location is to source new loans and provide doorstep services to our customers. Each hub typically supports spokes. Once we reach an optimal size of business at that location, we convert that spoke into an hub and connect new spokes to that hub. We believe this model allows us to penetrate into underserved markets with relatively low costs and help to optimize customers' reach and turnaround time. In terms of operational expansion, as our MD says, that currently we are running operations with 12 branches and around 25 to 30 point of presence spread across 4 states of India. Today, just to give you the good news, that we have opened our first regional office in Ahmedabad, and yesterday we have opened one more branch at Gangapur in Bhilwara district of Rajasthan. Company is planning to open new branches and convert existing point of sales into fully functional branches to expand its operation geographically, and further to move into nearby states like like NCR and further in Punjab and UP. So this is what company is planning to expand in geographically. Overall, we see high growth potential in the individual loan segment for Tier 2 and Tier 3 segments. Strong demand and credit gap in the market bode well for the industry, presenting significant growth opportunities. As we are moving towards the developed nations by 2047, as what our PM has envisaged, major growth will definitely come in these regions only. As the annual income of masses will increase and they will look for opportunities for expanding their business activities and living standards, this will lead to increase in credit growth, which is going to benefit the whole NBFC sector as well as our company. As far as digital transformation journey of the company is concerned, our company is deploying new platform which will help in digitizing the complete operations of the company. This will help in increasing operational efficiency and reduction in the time period for the whole loan journey from origination to disbursement. The LOS portion of the new software is already implemented, and LMS and accounts portion is under UAT, which will go live after the completion of UAT and data migration. Company is expecting to go live on this new software in the current financial year only. Now turning to some of the operational highlights during the last year and the last quarter. So our disbursement for the financial year 23-24 was 97 crores, vis-a-vis 78 crores for the last financial year. Our current AUM is 426 crores as against 381 crores for the last year. We have raised capital through IPO during this current financial year, which will help us to increase our leverage position, and without increasing, we will maintain the CRAR as per RBI guidelines till we raise that of rupees 1,200 crores by raising of this capital through IPO. So we won't be requiring further capital till we raise our debt from currently 200 crores to 1,200 crores by the raise of this IPO. Still we will maintaining a leverage of 3x and maintaining the CRAR as per the RBI regulation. This leverage will help us. This leverage, increasing leverage will help us in improving our ROE.
our ROE has scope to increase since we are currently under-leveraged, and adding more debt will definitely increase our ROE, which is currently at around 8.32%. For more financial numbers, I would now like to hand over this call to our CFO, Ms. Rajni Gahlot. Rajni, over to you. Thank you, Akashji. Good afternoon and warm welcome to all the participants. I would like to take you to the very key highlights of our performance for the Q4 and financial year 2024. We reported rupees 18.88 crores in interest income during Q4 of financial year 2024, a 2.77% growth on quarterly basis. Our EBITDA for the quarter is rupees 16.36 crores, and accordingly the EBITDA margin is 81.56%, higher by 5.77% from corresponding last year quarter. The PAT during this quarter is rupees 6.28 crores, increased by 11.90% as against rupees 5.61 crores in Q4 of FY 2023. Net profit margin increased to 31.33% on quarterly basis as against 26.47% in Q4 of FY 2023. EPS for this quarter is at rupees 1.98. Now, if you look at the annual numbers, we reported rupees 73.50 crores in total income during FY 2024, and last year it was rupees 69.57 crores, a 5.65% year-on-year growth. Our EBITDA for the year is at rupees 52.55 crores, increased by 10.95% from last financial year. The EBITDA margin is 71.49%, higher by 3.41% from last year. And profit after tax has increased by 27.62%. That is from 14.53 crore in last year to rupees 18.53 crore for the financial year 2024. Net profit margin stood at 25.21%. The company is operating at a very healthy graph of 49.86% as on 31st March 2024. And EPS for the year is at rupees 5.85. So these are the broad numbers from our side, and I firmly believe that as a team we will leverage our past accomplishments to achieve the business targets, financial and operational goals as we have set for the coming financial year. Thank you. So now we can take 3 questions. Thank you very much, ma'am. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask questions may press star and 1 on their touchtone phone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use only handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. You may please press star and 1 to ask questions. The first question is from the line of Keshav Kumar from Desvelado Advisory. Please go ahead. Sir, my first question is with regards to the disbursement target for FY25 as well as FY26. So our disbursement target for FY25 is somewhere around 300 crores that the company is planning to disburse during this financial year, as compared to 97 crores that we have disbursed in the financial year 24. Okay. And sir, any guidance on the asset under management within next 3 to 4 years? What will be the? So what management has planned and what the management vision is. So by the end of the financial 25, we are targeting our AUM at around 650 crores, and we are going to gradually increase this to around 2,500 crores by the end of financial year 28. Okay. And sir, as mentioned in the DRHP of the company has higher level of NPAs as compared to some of its peer companies. How is the company looking at that number? So company is aggressively working on reducing its NPA. For the current year, financial year 24, our gross NPA stands at 3.54%, which we have significantly reduced from what it was 2 years earlier, 4.96%, and our net NPA has come down to 1.75% because of additional provision. Management has decided to increase the PCR.
So we have additionally provided for around 3.5 to 3.75 crores of provision this year to increase our provision coverage ratio to from a level of 25% to 52%. Company is working diligently in reducing the GNPA the NPA figures, and all sort of legal, if required, legal better collection, touching each and every customer. So we are deploying each and every effort to collect to reduce our NP levels. Okay. And sir, my last question is with regards to the future business expansion plans. As the company raise fresh funds to raise its capital base, so what are its business expansion plans in the future? So as explained earlier also during the call, company is planning to open new branches. First we want to expand our presence in the existing states where we are working, the existing 4 states like Rajasthan, Gujarat, MP and Maharashtra, and then we will move towards the adjoining states. So company is planning to open 15 new branches during the current year and start at least 30 to 35 new point of sale from where the leads will be generated for the new loans. And sir, in which region are these branches opening, if I may ask? So we will move towards the nearby region where currently we are working. Like if we say we are working in Ahmedabad, so we will move towards first Rajkot or towards Vadodara, which are nearby region. So that's in that case. This way we have better operational efficiency and better control in the overall management of the loan disbursement and loan collection. Okay. And sir, the revenue growth for the year FY, as we see on the December of 23, it was only 6%. And what was the reason for that? So basically, our AUM for the last year has grown only by only 40 crores, I would say, on AUM side, year-on-year basis. So since the loan rundown is also happening, that's why in spite of a larger disbursement, our loan book has not shown a significant growth. Because of this reason, interest income is growth. There is a growth of only 6 crores in the total income. Okay, sir. That is all, sir. Thank you for answering my question. Thank you very much for your questions. Thank you. The next question is from the line of Ashok Jain, an individual investor. Please go ahead. Hi, sir. So in our investor presentation, it's given that 69% of our AUM is in Rajasthan. So isn't that too much exposure in one state of our AUM? Yes, sir, definitely. So we started with Rajasthan and our main area of operation is Rajasthan. But now we are expanding our activity in nearby states. Just as told, today we have inaugurated this regional office in Ahmedabad. We are opening 3-4 branches in Gujarat. So our next expansion will be more in other states like MP, Gujarat and Maharashtra. Okay. And sir, like you said, you'll be entering Delhi and Gurgaon also. So what are our risk measures that we take or strategies that we undertake while we penetrate into newer geographies? नहीं, एक्चुअली जो हमारा सर पॉलिसी ये रहा है कि हम लोग पहले एक नॉन टू अननोन में जाते हैं, डायरेक्टली अननोन में जानते हैं. जैसे हम लोग अभी जयपुर में एंट्री कर चुके हैं, तो जयपुर से बाद में हम लोग गुड़गांव की ओर जाएंगे. तो वहाँ पे पहले हम लोग सेल्स पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. धीरे धीरे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसको सेल्स पर्सन से उसको सेल्स पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे. तो हमारा स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी यही रहा है. कहीं पे अचानक जाके हम लोग प्रेजेंस नहीं डालते हैं. पहले वहाँ पे एक सेल्स पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. जैसे जैसे एरिया नॉन होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और एग्जिस्टिंग लोगों के रेफरेंस से हम लोग आगे बढ़ते हैं. जैसे हम लोग का 2 व्हीलर का पॉइंट होता है, तो एक बंदा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हम लोग रेफरेंस देता है, आप यार कॉन्फिडेंसली यहाँ के लोगों का ये
बिहेवियर है या कि इनकी पेइंग टेंडेंसी है, क्रेडिबिलिटी है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद में ही हम प्रेजेंस डालते हैं। तभी आप राजस्थान का भी देखोगे तो राजस्थान का केवल हमने 30-40% एरिया ही कवर किया, पूरा राजस्थान भी कवर नहीं किया। उसके पीछे हमारा लॉजिक ये रहता है कि हम लोग उदयपुर से अगर मैं चूरू पार्ट को कवर करने जाऊँ तो 650-700 किलोमीटर है, उससे बेटर मेरा जो नियर बाई स्टेट है, कहने को मैं एमपी में डील करता हूँ। एमपी में मैं करता हूँ सर नीमच, मंदसौर, इंदौर, जो हमारे उदयपुर से अगर देखो तो मैं 250-300 किलोमीटर की रेंज में ही आते हैं। गुजरात में मैं कवर करता हूँ, हिम्मतनगर, मोड़ासा, अहमदाबाद तो 200-250 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। तो हम लोग नियर बाई में पहले जो नजदीक एरिया पड़ता है उसको पूरा कवर करने का प्रयास करते हैं। पूरा एक बार सर्च करने के बाद में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जा सकते हैं तो वहीं पे जाते हैं हम लोग, और दूसरे में हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग ये प्लान है कि हम लोग जयपुर चले गए तो जयपुर से आगे गुड़गांव में वहाँ पे पूरा टेस्टिंग मार्केट करने के बाद वहाँ पे एंट्री करेंगे। Understood. Understood. So, our book, if we say our book, how much is secured, how much is unsecured? सर और 100% लोन इज सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन हम नहीं करते सर। हमारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर और एसएमई लोन है, तो 100% उसमें भी प्रोडक्ट की मार्केट सेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग उसकी एलटीवी मेंटेन करते हैं। तो 100% ये कि जहाँ पे प्रोडक्ट सेलेबल नहीं है तो 40% भी करते हैं, 50% भी करते हैं, और मैक्सिमम हम लोग 65-70% एलटीवी मेंटेन करते हैं। और अनसिक्योर्ड नहीं सर, हमारा 100% सिक्योर्ड है। Or how many of our customers are NTC new to credit out of this? Can you repeat the question? I'm saying how many are new to credit we are dispersing to? So normally 10 to 15% of customers are new to credit. So क्योंकि हम जैसे नहीं, and as we enter into new markets and we normally start from two-wheeler finance. So normally in case of two-wheelers, they are maximum new customers. In case of LAP or business loans, we try to avoid new customers. But if a good case is there, we take co-applicants which has a past credit history, or we take guarantors which are having good credit history. That's why we ensure that that loan is supported by financially disciplined persons. Okay. And sir, what due diligence do we do before giving out a loan? Like what checks or parameters do we have? So we have a full loan credit policy, which first we do the KYC checks, then we do their credit rating from CIBIL or CREC or Equifax. So and after that the case is sourced by salesperson. So that case is first visited by a branch manager who checks, who talks with the customer and do TD. Then if he is satisfied, then he recommend that case to the credit person who assess the income and the eligibility for the loan. He initiates the technical and legal and valuation. If that is satisfied, the security, we are satisfied with that security, then credit officer itself will go again and revisit the customer. He will visit the property that is to be provided the security. He do one PD again. He discuss with customers. He understand its banking. He understand its income. He understand its business that he is doing. Then, if he is satisfied and if it is falling under our credit policy, then only he will recommend that case for the sanction, and then only it will be discussed. Okay. So what would be the average household income of our borrowers? So average household, in case of two-wheeler loans, the average household income is somewhere around 20 to 25,000. That normally is the average income. In case of LAP, again depending upon the loan amount, we based on his income, we will decide the loan amount. So as we majorly function in rural areas, average income is somewhere around 40 to 50,000. And we consider wherever we take co-applicants also. If his individual income is not meeting, so we take co-applicants also. So we club the income of all the family members who are the co-applicants. Okay, fair enough. And sir, one last question. I'll get back in queue. So what is our
process, like where are we in process of digitization, because it reduces cost and like overall efficiency? Where are we positioned in the digitization process? So as I told you earlier, company is implementing a full digital platform, which will reduce the whole loan cycle from origination to disbursement. Our LOS is already implemented, so we are capturing the whole data digitally. We are capturing all the KYC, we are capturing the banking, we are capturing the credit scores through that LOS application only. For LMS and finance and account parts, that is under implementation stage. Once that UAT is done and data migration is done, we will be fully that system will be fully deployed in our company. So we are expecting that during this financial year we will migrate to that new system. Okay, fine, fair enough. Thank you, sir. I'll come back in queue. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. We'll take the next question from the line of Bhaskar, an individual investor. Please go ahead. सर पहले तो आपको गुड आफ्टरनून भास्कर. गुड आफ्टरनून सर. आईपीओ की आपको बहुत बहुत बधाई हो. अच्छा सब्सक्राइब हुआ. बहुत धन्यवाद. कंपनी का करंट आफ्टर आईपीओ कंपनी का करंट बुक वैल्यू कितना बनता है? सेकंड क्वेश्चन, आईपीओ प्रोसीडिंग से जो पैसा रेज हुआ है उससे कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में कितना इफेक्ट होगा? पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब देता हूँ. कंपनी ने जो आईपीओ से मनी रेज करा है, कंपनी इज प्लानिंग टू फुली यूटिलाइज दैट मनी इन फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ पर्पसेस ओनली. सो एज आई गिवन द टारगेट, the company is going to disburse around 250 to 300 crores during this financial year only. So this whole money will be utilized for the purpose of new business only, except for some issue-related expense or general corporate expense which will be there. So post IPO, our book value will be somewhere around. Just a second. Rajni, have you calculated that? Hello. Yes, sir. Just a second. Rajni, ma'am? Hello? Yeah, hello. Yeah, ma'am, you're audible now. Rajni, can you help me out in this? What will be our post IPO book value? Yeah, I'll give you number. Huh? As this IPO Hello? came in Yeah, this quarter. yeah. Yeah. It comes around 105. Post IPO, huh? Rajni, can you repeat it? So it is around 105 book value. Post Okay. IPO. It's post IPO 105 ना book Yeah. value. Yes. Yeah. चलो, thank you. अच्छा, last question. From the growth, what assurance you can give the shareholders for the future growth, and they can assure on you for the future? सर ग्रोथ के लिए तो जैसा आपने आपको डेटा पूरा बता दिया है, हम लोग का एक्सपेंशन प्लान है और उसका पूरा बोर्ड में बना हुआ है. और कंपनी का पहले पास हिस्ट्री रह चुका है. कंपनी में इतनी कैपेबिलिटी है जहाँ पे अपन ने कोरोना के पहले 30 करोड़ रुपीज की पर मंथ की है. हमारे पास कोलैंडिंग अरेंजमेंट भी है, इंडिया के साथ में भी अरेंजमेंट है, मार्च के साथ में भी अरेंजमेंट है. तो डेफिनेटली हम लोग जो अपने प्रोजेक्शन जो हमारे हैं, जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि दिस ईयर हमारा टारगेट है ये 650 करोड़ के अराउंड होगा, नेक्स्ट ईयर उसका 1100 करोड़ के अराउंड होगा, 2028 का जैसा हमारा आचार्य जी ने कहा हम लोग 2600-2700 करोड़ तक लेके जाएंगे इसको. तो डेफिनेटली हमारा रोड मैप भी है, हमारा कैपेबिलिटी भी है, मेन पावर भी है और इंफ्रा भी है हमारे पास में. तो डेफिनेटली इस वे में हम लोग ग्रोथ को आगे लेके जाएंगे. Mr. Bhaskar, just to correct, I think there was some calculation error. So post IPO, our book value is 83. Okay. Yes. So there was some calculation error. That is 83. 83. Yes. मैंने सोचा इतना हाई नहीं हो सकता. चलो, thank you. Sorry for the mistake. That was not intentional. It's exact 93. Yeah, it is 83. चलो. 83.24. चलो. Okay. Thank you. Thank you.
We'll take the next question from the line of Pradeep Rawat from Yogya Capital. Please go ahead. Yeah, good evening to everyone and thank you for the opportunity. So सर मेरा पहला क्वेश्चन है कंपटीशन के अराउंड. सो हमारा जो करंट मार्केट है रूरल और सेमी अर्बन मार्केट, वहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है और मतलब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसी है अभी? सर जहाँ तक कंपटीशन का बात है, आप आज भी देखोगे तो हर एनबीएफसी के लिए अपना स्पेस है और हम लोग को भी आज भी हम इतना कभी रहा ही नहीं कि हमारा कभी फंड आइडल रहा हो, कि हम लोग को हमेशा शॉर्ट ऑफ फंड ही रहा है. तो 28 ईयर का हमारा एक्सपीरियंस था और अभी तक हम लोग 28 ईयर में भी राजस्थान का केवल 30% एरिया ही कवर कर पाए. तो अभी तो बहुत सारा जहाँ पे बैंकिंग अवेलेबल नहीं, बहुत सारा अनटेप मार्केट इतना पड़ा हुआ है. तो कंपटीशन से हम लोग किसी से भी कंपटीशन करने के लिए हमारे रेट्स रिजनेबल है, प्रोसेस इतना इजी हमारा प्रोसेस है, हमारा इतना नेटवर्क अच्छा है. तो मेरे को ऐसे फील्ड में जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जो एसएमई लोन में हम लोग जिस प्रोडक्ट में काम करते हैं, हम लोग को अभी तक ऐसा कोई कंपटीशन जैसा लगा नहीं. फिर भी कंपनी इतनी कैपेबल है कि जो रीजनेबल रेट पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे हम इजी वे में कंपनी के जो हमारे जो इंडस्ट्री में थे उनके इक्विवेलेंट रेट पे और उसी मार्जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसी प्रोसेस से काम कर रहे हैं. और सबके लिए स्पेस है, काफी स्पेस. अभी अनट्रैप्ड स्पेस ही तक हम अकेले हमारे जैसे 2-3 कंपनियां और भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था. तो मैं तो 100% श्योर, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा कंपटीशन जैसे कोई स्पेस नहीं है, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करने की भी जरूरत नहीं है. और जो कंपनी हमारा जो 2 व्हीलर की एक रेट है कोई इस रेंज में हम लोग करते हैं, 4 व्हीलर और एसएमई लोन की रेट में करते हैं, तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसकी वजह से हमारे को अपने रेट डाउन करने पड़े. हाँ जी सर, हाँ जी. और मेरा अगला क्वेश्चन है, जो आपने टारगेट्स बताए हैं एयूएम के, तो उसके लिए मतलब FY25 में हमें कितनी ब्रांचेस और टच पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, और मतलब ओवरऑल जो आपने FY28 तक का टारगेट दिया है उसमें कितनी जरूरत पड़ेगी, और किस किस ज्योग्राफी में हम प्लान कर रहे हैं उस एयूएम तक पहुंचने के लिए? तो मतलब कौन कौन से स्टेट्स में हम जाने का प्लान कर रहे हैं? सर मैंने जैसे बताया, हमारा प्रोसेस ये है कि हम लोग कहीं पे भी किसी भी न्यू डिस्ट्रिक्ट में या कहीं पे चालू करते, पहले सेल्स से चालू करते, सेल्स का बंदा अपॉइंट करते हैं. एक सर्टेन उस वहाँ पर एक्सपोजर ढूंढने के बाद में उसको सेल्स पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद में एक और एयूएम बढ़ने के बाद में ऑपरेशन के हिसाब से उसको ब्रांच में हम लोग कन्वर्ट करते हैं. अभी हमारे पास फुल प्लेस 12 ब्रांच है, जहाँ पे ब्रांच का मतलब वहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी और सब क्रेडिट मैनेजर भी होता है, वहाँ पे फाइल का डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब होता है. बाकी 25 हमारे पास अभी प्रेजेंस है जहाँ पे बिजनेस पॉइंट हमारे पास में है. तो ये साल हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोग उसमें से 15 नई ब्रांचों को कन्वर्ट करेंगे, 15 न्यू ब्रांच, और 30 to 35 हमारे बिजनेस पॉइंट नया स्टार्ट करने का प्लान है. इसी कड़ी में हम लोगों ने 2 तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. कल ही हम लोगों ने गंगापुर में नई ब्रांच का ओपनिंग किया है. आज यहाँ रीजनल ऑफिस हम लोग यहाँ अहमदाबाद में कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग राजकोट तक का एरिया कवर करने का प्लान कर रहे हैं. अभी हमारा सूरत में ऑलरेडी ऑफिस है, तो हम लोग वहाँ से वापी का नया ऑफिस चालू कर रहे हैं ताकि एक एरिया पूरा हम लोग कवर कर पाए. यहाँ से सूरत हमारा बीच में, तो बीच में जो जो एरिया पड़ते हैं वहाँ पे हम लोग प्रेजेंस अपने दर से. और हमारा सर ये है कि हम लोग नॉन टू अननोन में जाते हैं, सडनली जाके कहीं प्रेजेंस नहीं करते. जो हमारा ऑपरेशनल पार्ट में हम लोग वेल मैनेज कर सकते हैं उसके हिसाब से बढ़ते हैं. जैसे अभी हमने जयपुर में स्टार्ट किया, तो हमारे जयपुर के पास में लगता हुआ स्टेट लगता है, दिल्ली गुड़गांव लगता है, तो वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. तो नियर बाई में हम लोग का स्टार्ट करना चाहते हैं. अभी एमपी में जैसे हमारा अभी राजस्थान में पहले कहा था 69% हमारा प्रेजेंस राजस्थान में है, लेकिन अभी हमारा एक नियर बाई स्टेट जो है एमपी में, गुजरात और महाराष्ट्र में, वहाँ हम लोग अपना प्रेजेंस इंक्रीज करने वाले ब्रांचों के माध्यम से. जहाँ अपने सेल्स पॉइंट है तो उसको ब्रांच में कन्वर्ट करने और नए अपन सेल्स पॉइंट क्रिएट करने. तो इसमें एक पूरा रोड मैप ये साल का हम लोग बना चुके हैं कि 15 नई ब्रांचें स्टार्ट करेंगे, 30 से 35 हम लोग सेल्स पॉइंट अपॉइंट करेंगे, और उस माध्यम से जो हमारा टारगेटेड जो डिसबर्समेंट का हम लोग प्लान लेके चल रहे हैं कि 300 करोड़ का हम लोग डिसबर्समेंट, 250 से 300 करोड़ का डिसबर्समेंट ये साल का हमारा प्लान है, ताकि हम लोग को 650 तक एयूएम इस मार्च तक हम लोग पहुंच जाएंगे. उस पूरा फुल प्लेज उसका प्रोफेशनली हम लोगों ने प्लान बनाया, उसी को हम लोग ब्रांचों और सेल्स पॉइंट के माध्यम से एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहे हैं. और पहले का सर हमारा पास रिकॉर्ड भी रहा है कि हम लोगों ने मंथली 30 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट मंथली हम लोग कर चुके हैं. तो वो एक्सपीरियंस भी है हमारे पास में, मेन पावर भी है और हमारे पास इंफ्रा भी है. तो उस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं डेफिनेटली. और अपने पास एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग जो टारगेट हम लोग सेट किए डेफिनेटली हम लोग अचीव कर लेंगे. हाँ जी सर. सर जैसे हम न्यू ब्रांच कभी ओपन करते हैं तो उसका फुल पोटेंशियल रीच करने में हमें कितना, मतलब 1-2 साल या कितने साल लग जाते हैं?
सर ये है कि हम लोग सेल्स से स्टार्ट करते हैं। सेल्स के बाद में हम लोग का ये होता है कि मंथली सर 50 लाख का डिसबर्समेंट होता है, तो उसको सेल्स पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको 2 करोड़ का होने के बाद में उसको ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं। तो कंपनी की अपनी पॉलिसी रहेगी वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से हमने अपने क्राइटेरिया बना रखे हैं उसको कब ब्रांच में कन्वर्ट करना है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करके उसको करते हैं इस पर पॉलिसी। ओके सर, ओके सर। मेरा एक और क्वेश्चन था कंपटीशन से रिलेटेड। तो सर आपने ऐसा बताया कि अनटैप्ड मार्केट काफी अच्छा है अभी रूरल और सेमी अर्बन में। तो मेरा एक क्वेश्चन आ रहा था कि और जो हमारे कॉम्पिटिशन है वो इधर घुसने की कोशिश क्यों नहीं करे, मतलब ऑलरेडी अभी तक क्यों नहीं घुसे वो, और आगे चल के क्यों, मतलब इतना अनटैप्ड मार्केट सर आप एनबीएफसी किसी भी एनबीएफसी को उठा के देखो तो सर उनका ग्रोथ देख लीजिए आप। सब एनबीएफसी का ग्रोथ सब 30 to 40% नॉर्मल मिल रहा है, क्योंकि वो है एनबीएफसी के लिए अपना स्पेस है, क्योंकि बैंकों की अपनी लिमिटेशन है और एनबीएफसी का जो कनेक्टिविटी है, जो अप्रोच कस्टमर के प्रति है, तो एनबीएफसी का अपना स्पेस और डेफिनेटली सारा एनबीएफसी ग्रोथ कर रही है। हमारे अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा तो इतना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और हमारा इतना कस्टमर कनेक्टिविटी रही है कि मोर देन 2 लाख कस्टमर हम लोग ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। उसके कंपैरिजन में अभी हमारा 400 करोड़ का AUM बहुत कम है, तो हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस अभी अवेलेबल है। हम कॉलेंडिंग के माध्यम से भी बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे को नहीं लगती इसमें। और ऐसा स्पेस सभी कंपनियां कर रही है, हमारा ऐसा नहीं है जो शिरा मास 2 लाख करोड़ तक पहुंची है, मास इतना बड़ा स्टार्टिंग होके पहुंचा है। तो हर कंपनी या कोई भी एनबीएफसी देखोगे उसका ग्रोथ डेफिनेटली हो रहा है, तो उनके लिए एनबीएफसी के लिए सबके पास स्पेस है। हाँ जी, हाँ जी और सर एक स्पेस में आपको एक बता दूं, ये होता है कि सर कोई भी कस्टमर, आपने उनका हमारे चेयरमैन साहब का उनका स्पीच भी देखा होगा, तो उन्होंने ये कहा कि एनबीएफसी के लिए क्या होता है सर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कस्टमर निकल के छोटी एनबीएफसी के पास आता है, छोटी एनबीएफसी से निकल के बड़ी एनबीएफसी के पास जाता है, फिर बड़ी एनबीएफसी निकल कर फिर वो बैंक में जाता है। तो एक हर कस्टमर को इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। तो हर एनबीएफसी के बोले अपने पास स्पेस है और वो अपना काम करते हो, सबके लिए अच्छा है। अभी जो करंट मार्केट सिनेरियो है उसमें सब एनबीएफसी के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्पेस और सभी अच्छा कंपनियां काम कर रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. We'll take the next question from the line of Shreyans Jain from Electrum Capital. Please go ahead. गुड आफ्टरनून सर। आपका अभी टर्न अराउंड टाइम क्या है एक लोन का? सर अभी हमारा टर्न अराउंड टाइम 2 व्हीलर के लिए हम 1 दिन के अंदर हम उसको सैंक्शन कर देते हैं। 4 व्हीलर का हमारा टर्नओवर वी आर डूइंग यूज कमर्शियल व्हीकल, सो अराउंड 3 days we are doing the sanction, and for MSME and business loan it will take 10 to maximum 7 to 10 days. ओके, एंड इसको रिड्यूस करके टारगेट क्या है आपका? मतलब अभी आप जो टेक्नोलॉजी आपका LMS और एक बार ऑनलाइन आ जाएगा, उसके बाद टारगेट क्या है? MSME को अब रिड्यूस करोगे ना मेनली? सर MSME का LOS तो अभी भी हम उसी से कर रहे हैं, हम डाटा कैप्चरिंग वगैरह सारा अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। तो क्योंकि इन केस ऑफ MSME the credit as well as legal and valuation is involved. Further CD is done by credit officer also, so that takes some time. So it's still one of the best time in the best turnaround time in the industry, 7 to 10 days. Okay, ठीक है। And you guys are targeting 2,500 crores by FY28. So that is 6x growth in 4 years, and that is 60% CAGR. लास्ट 4 years से आपका AUM ग्रो नहीं हुआ है। ठीक है, चलो कोविड था, उसके बाद इश्यूज थे, एंड इवन विद रन रेट ऑफ 360 एंड एन आउट रेट ऑफ 100 crores, आपका 250 crores से बुक ग्रो होगा विद एग्जिस्टिंग मॉडल। आप बोल रहे हैं जो 3 साल से आपने प्रूव नहीं किया। तो लाइक आप व्हाट इज गिविंग यू द कॉन्फिडेंस? आप कैसे, मतलब 2500 करोड़ मतलब कैसे होगा? सर एक बार रिपीट करेंगे आप? 2500 करोड़ का टारगेट है आपका। हाँ, तो वो मतलब कैसे होगा? आपने 4 साल से तो ग्रो किया नहीं है। तो 4 साल से मैंने आपको जैसे बताया था, कोरोना के पहले हम लोगों ने 90 करोड़ के एमओ पे 540 करोड़ की बुक बनाई थी। हमारा गियरिंग बहुत ज्यादा था, तो जो कोरोना में फर्स्ट मॉडरेट मिला और सेकंड में मॉडरेट नहीं मिला, और जो एरिया जहाँ ऑपरेट करते हैं
वहाँ पे जो हर छोटे से लेके बड़े को सभी को प्रॉब्लम्स हुई। वो टाइम मैनेजमेंट ने ऐसा खोल लिया कोरोना जैसे और कोई प्रॉब्लम आया तो अपन लाइबिलिटी साइड को मैनेज कर ले। तो हम लोगों ने खुद ने एक डिस्ट्रीब्यूशन बंद करके लाइबिलिटी को रिड्यूस किया। 250 करोड़ रुपीज हम लोग रीपे कर चुके थे और हमारा जो लाइबिलिटी जो 420 करोड़ था वो रिड्यूस होकर 170 पे आया। उसके बाद में हमने इक्विटी बढ़ाया। तो अभी ये हम लोग है कि इक्विटी बढ़ाने के बाद में गियरिंग कम करके हम लोग अब ग्रोथ पे काम करें। तो लास्ट 2022 से हमने वापस फुल प्लेज वापस प्लान करके इसको डिस्बर्समेंट चालू किया। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और कंपनी की अपनी एफिशिएंसी आप पहले भी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड निकालोगे तो सर हमने 86 करोड़ से एक साल में 146 किया और 146 को 326 किया है और 326 को फिर हमने 520 किया। 200 करोड़ का जब हमने पहले ऑलरेडी ले चुके हैं। तो कंपनी का इतना एक्सपीरियंस और इतना अपना नेटवर्क है और हम लोग इतने केपेबल कर सकते। खाली हम लोगों ने खुद ने उसको स्टॉप करके रखा कि इक्विटी बढ़ा के लाइबिलिटी को थोड़ा मैनेज करने के बाद में कंपनी इस पे काम करे। इसके लिए हमने 2022 में ऑफिस को स्टार्ट किया। बाकी हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। आप पहले का ट्रैक रिकॉर्ड निकल देखो, ये इटसेल्फ प्रूव करता है कि कंपनी के पास इतनी कैपेबिलिटी है करने की। ठीक है, चलो। तो मतलब आपको फिर वापस का मतलब 2 साल में कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी ना 3 साल में? नहीं सर, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने इक्विटी बढ़ाया ना तो हमारा 350-60 करोड़ रुपया इनफ हो गया। तो अभी हमारा इसको 1700-1800 करोड़ का ईएम बनाने तक भी हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम तो वही 3 साल बाद जरूरत पड़ेगा। हाँ बिल्कुल 3x तक हम लोग चले जाएंगे। तो 1200 करोड़ का अपन डेट उठा सकते हैं और 1700 करोड़ की हम बना सकते हैं हम लोग। बराबर, वही ना, 60% से आप ग्रो करोगे तो 27 में 1700-1800 करोड़ वही बराबर है। बिल्कुल। एंड ठीक है, चलो, मतलब आप बोल रहे कर लोगे। एंड आपका ये को लेंडिंग अरेंजमेंट किसके साथ है? को लेंडिंग सर हमारा इंडिया के साथ में है, मार्स के साथ में है, सिंगुलरिटी के साथ में है, अभी बैंक के साथ में भी चल रहा है हमारा। अच्छा, कोई बैंक अभी तक है नहीं? बैंक के साथ अभी टॉक्स था? बैंक का सर वो क्या है कि हमारा कोरोना की वजह से दोनों टाइम में उसकी रेटिंग रिड्यूस हुई थी। रेटिंग वापस अपग्रेड हो गई है। आप सोचिए 1 साल में 2 बार रेटिंग अपग्रेड हुई है। अभी वापस हमारा रिव्यू में चल रहा है। तो 1 नॉच बढ़ने के बाद में हम एलिजिबल हो जाएंगे बैंक को लेंडिंग के लिए। तो हम लोग उसके बैंक वाले खाली जस्ट वेट करेंगे रेटिंग इंप्रूवमेंट की। तो रिव्यू में चल रहा था, अगर वो 1-2 महीने में हो जाएगा तो उसका भी बात करेंगे डेफिनेटली। अच्छा, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. We'll take the next question from the line of Rahil Shah from Crown Capital. Please go ahead. Hello. Am I audible? Hello, sir. Yes, sir. You're audible. Please proceed. Hi. Good afternoon. Sir, just one question. You have given these disbursement AUM targets. Can you also please give ROA targets? What are your expectations? Can there be improvement in FY25 and ahead? So, based on these targets, what we are targeting our ROA to be at, just a second. So, ROA to be to increase to somewhere around 4.10% that we are expecting in above 5 in financial year 25, and by financial year 28 we will be somewhere around 5.5%. That's what we are expecting for ROA. And for ROE, since we are quite under leveraged right now, so our ROE is around 8% right now. So by increasing our leverage position, we are expecting that we will reach at around 16 to 17% ROE by 27-28. Okay, sir. Thank you so much and all the best. Thank you. We'll take the next question from the line of Aditya Doshi from N3 Investments. Please go ahead. हेलो, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर, मेरा क्वेश्चन कलेक्शन के ऊपर है। कैन यू गिव अ ब्रेकअप ऑफ कलेक्शन? कैश में कितना है, यूपीआई से कितना है, नैप से कितना है? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। Rajni, can you throw some light on this? In cash, 10 to 15% of our collection in cash and 85% in with NACH and UPI payments. Okay. And sir, asset quality के ऊपर can you share some like what is our 1+, 30+, and 30+, 60+, and how do we
try to collect? Do we do cold call or do our RMs visit? Do the RMs have responsibility of collection also? So can you explain that? So, as far as collection strategy is concerned, we are adopting all the processes that are required. So we do cold calls, we do SMS messages, we do WhatsApp. Before hitting the nudge, we do a call 5 days earlier to that the nudge date. We try to the sales representative also connect with that customer in that location in which he is located. Try to educate them if that why financial discipline is required. So and even if any EMI is bounced, we can contact him regularly to collect that EMI within that next 2 or 3 days only. For the buckets, I would say I would ask Rajni to give the numbers. Rajni? Hello. Rajni, can you give the bucket number? So, if we look for the March 2024, so our PAR comes to around, in absolute terms, if we see, it is around 14.29 crores. That is 1 to 90 days DPT buckets. It is around 14.29. And for more than 90, it is around 14.65 crores. Can you give him percentage? Yeah. Okay. Sir, meanwhile the numbers get in, can you also share some light on the customer profile? What are the, especially to MSME customers, what are they are into? Are they into business of essentials, or largely are we targeting some profile like retailers, wholesalers? And what would be the acceptance rates of our logins? So we do business to small business owners. That can be all kind of business owners, like retail business owners, wholesale business owners, carpenters, a person who is who has opened a repair shop, a person who is selling milk, a person who is selling vegetables. So all kind of customers we are doing. Person is having a business. That is the primary criteria that we follow. What was the second question? What is the acceptance rate of your... acceptance rate is somewhere around 40%. So every out of 10 files, we are doing disbursement for around 4 files, somewhere around 3 to 4 files. Okay, so this is like after logging in? Yes, after logging. First, it has been assessed by the salesperson and he is satisfied, then only we do the logging. Okay. So, are you ready with numbers, Rajni? Percentage terms? Yeah. So, the PAR, the portfolio at risk is around 7.18%, and this from 7.18%, 3.63 is our NPA. So, our on-time portfolio, that is on zero TPT, is 92.82%. Okay. Thank you. No problem. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. We'll take the next question from the line of Keshav Kumar from Desvelado Advisory. Please go ahead. Sir, I wanted to talk about the capital to risk-weighted asset ratio. If I look at the FY23 number, it was 51.19% and it dropped down to 42.2% as of December 31st, 2023. So what is the reason for such decline and what is the current CRAR ratio of the company? Rajni, can you answer this? Yeah. So, current as on FY24, the CAR ratio is around 49.86%.
So in March it is 51.19%. It is now 49.86%, as because our risk weighted assets is increasing. So as our AUM is increasing, so we have to keep our net worth accordingly. So as our AUM is increased, it is around 49.86%. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Pratik Chaudhary from Samarthya Capital. Please go ahead. So in your, I think, 80% of your loan book is SME and LAP roughly, right? Yes, sir. Somewhere around 80%. Yes. Further, if you could bifurcate, what is the LAP portion out of this 80%? Come again? What is the LAP portion out of this 80%? So LAP portion is only around 8 to 10% only. Rest all is business loans. So 8 to 10% of your overall loan book. Yeah, overall loan. Which is roughly around 40 to 50 crore. Correct? Exactly. Yes. Rest is all business loans. Yes. Okay, so business loans then are roughly 250 crores, right? Yes. So if you can give rough or average ticket size of your loans on the business loans side. Rajni, can you give the average ticket size loan? Yeah, it is actually around, if you look overall, it is around 6 to 7 lakhs average ticket size of the business loan. So as a policy, we currently are doing business loans up to 25 to 30 lakhs, but our average ticket size, which is on our current portfolio, is somewhere coming around to 6 to 8 lakhs. 6 to 8 lakhs. Okay. And what is this number for LAP? LAP is also same. Okay. And what are the average rates that we lend at? Rate of interest that we charge? So in case of LAP and SME loans, we are charging rates from 17% to 20%. In case of two-wheeler loans, we are charging rates from 19% to 21-22%. Or for used commercial vehicles, we are charging rates somewhere around 22 to 24%. Okay, so your blended rate is roughly 17 to, the range of your rates is 17 to 24%, right? Yes. And your cost of borrowing? Cost of borrowing as on in the current financial year has increased from the last financial year. So it is currently coming at 14.5% somewhere around. So because of the increase in the rates by RBI and further our rating was earlier down. So as we proceed further, we are expecting rating improvement, and by raise of this money through IPO, we are expecting that our rating will also improve, and the average borrowing cost will come down. And when was the rating downgraded? So that was downgraded during the COVID period. So post that, our rating has started increasing. So we are expecting that further one notch up in the current period for which assessment is going on. So what do you expect your average borrowing cost to look like in FY25 or FY26? We are expecting downward from 14.5% to somewhere around 13%. Will be our average cost of borrowing. Okay. By the end of this financial year? Yeah. So average cost during this financial year will come down by 100 basis points at least. By the end of March 25, we will be able to secure funds at 12.5 to 30%. That's what we are expecting. Average cost. Okay. And currently, the 200 crores that we have raised from banks, is it all from banks or is it from No, it's a mix of banks, NBFCs, and we have ECB also. So, and subordinate debts also.
So Can you give rough bifurcation out of 200 crore? How much is which portion? So from banks, it is somewhere around 40 crores. From ECB, it is around 45 crores, and rest all is from NBFC. Okay. And so roughly 100 crores is from NBFC. Yes. And who would be out of this 200? I mean, if we only look at the NBFC and bank portion, which is roughly 160 crores, who are the major or the largest lenders to us? Bank of Baroda, SBI, then we have Shriram Finance, Mars, Malya Development. These are our major lenders. SBI is also there? Yes, SBI is also there. Earlier we had AU also there. We have repaid that AU amount. It is only Union Bank was also there. Bank of India was also there. So we have repaid during this year only. And new proposals are going on with IOB, Union Bank, Karur Vysya Bank. All the banks we have filed the papers for our new loans. Right. And you expect, and you were saying that our ratings might improve, credit rating might improve. When do we expect to approach the? Our proposal is going on right now with credit rating. So we are expecting that within 1 or 2 months we will get rating approval. Okay. And for your since we are targeting very significant growth, almost 1,000 to 1,100 crore by FY26 of AUM, right? So yeah. Do you expect the the business mix in terms of SME, LAP and vehicle loan, which is 80-20 right now? Do you expect it to remain the same, or do you expect some new segments also to contribute? And 1100 में आपको largely business mix कैसा दिखेगा FY26? So going forward, we are aggressively working towards this vehicle loan also. So what we are targeting by within next few years, we will change this product mix to 60-40. So 60% will be our business loan and 40% will be other loans, which will include two-wheeler, three-wheeler, four-wheeler funding and used commercial vehicle funding. Okay. And इसका जैसे आपने कहा कि जो हमारे जो टू व्हीलर लोन है उसका प्राइस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम 17 to 24% चार्ज करते हैं, राइट? Not two-wheeler loan के अंदर we are charging 19 to 21%. 19 to 21%. 21-22%. ये what category of borrowers are these? Because I think two-wheeler loan जो normally मिलेंगे आपको वो कितने में मिलते हैं, जैसे अगर अच्छी credit rating हो तो? What is it? Where we are working? We are not working in the urban areas. We are working in rural and semi-urban areas. And further, two-wheeler business, normally the rates are like this only. They are starting from 17%. Even in Bombay, L&T Finance is doing finance at 17-18%, 19% for two-wheelers. So two-wheeler market is like this only. It is average rate is somewhere around 17, 18, 19% for the industry. Okay. और सर आपकी ये जो लिमिट्स हैं विद बैंक्स एंड जो भी आपकी पोस्ट आईपीओ डिस्कशंस चल रही हैं, डू यू थिंक आप अच्छे से उनसे बोरो कर पाएंगे बैंक से? हमने earlier also we have borrowed funds from 33 lenders which were majorly banks only. So we have a good credit history. So we don't foresee any problems in raising funds in the form of debt. This was only because of during the COVID period we have not raised the funds intentionally. We were interested in reducing our
total borrowings. Otherwise, bankers have always supported us. और अभी जैसे हम कुछ स्टेट्स में जैसे वो लोन वेवर अनाउंस हुआ है, ऐसा कुछ न्यूज आया था, तो आपको एंड स्पेशली ऐसे अगर लोन वेवर्स अनाउंस होते हैं तो रूरल सेमी अर्बन That doesn't impact us because normally जो लोन वेवर अनाउंस होते हैं वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर क्रेडिट पे ही अनाउंस होते हैं. बिजनेस लोन्स एंड व्हीकल लोन्स पे उसका डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. So we don't foresee such impact because of any loan waiver announced by any state government. And majorly those are for microfinance or direct agriculture credit. And we don't do such finance. Right. तो आप जो 300 करोड़ का डिसबर्समेंट टारगेट सोच रहे हैं, विच विल हेल्प यू रीच 600-650 करोड़ AUM, तो इसमें से लगभग कितना, क्योंकि अभी जैसे आप जो 15 नई ब्रांचेस खोलेंगे उनको तो एस्टैब्लिश होने में वो सब में टाइम लगेगा थोड़ा, मतलब आप मे बी सेकेंड हाफ में आपकी मेजर ब्रांचेस खुलेंगी. जैसा पहले बताया था, we don't directly open new branches. We convert our sales point into branches. So sales point are already working there. So once they reach at a monthly disbursement target of 2 crores or based on that geographical region, we convert that sales point into branch. So sales points are already there and they are doing business. So we don't see any challenge. There is no such challenge that we are starting from scratch in that region. तो अभी आपके टोटल सेल्स पॉइंट कितने हैं? As on date, total sales point are currently 30 sales points that we are working on. So out of these 30 sales points, we are going to convert 15 branches, and we will start additionally 30 sales points in this current financial year. ओके, तो मैं जैसे सही समझ रहा हूँ कि करेंटली एज ऑन डेट आपके 30 सेल्स पॉइंट्स हैं. इन 30 सेल्स पॉइंट्स के अलावा आपकी 15 ब्रांचेस ऑलरेडी हैं, करेक्ट? हाँ, अभी 14 ब्रांचेस हैं हमारी आज की डेट में. हाँ, तो मतलब सेल्स पॉइंट और ब्रांचेस मिला के लगभग आपका 44-45 आपके पॉइंट्स हैं, करेक्ट? यस. और उन 30 सेल्स पॉइंट्स में से 15 आप ब्रांचेस में कन्वर्ट कर लेंगे एंड फर्दर 30 न्यू सेल्स पॉइंट्स आप खोलेंगे, करेक्ट? यस. ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I would now like to hand the conference over to Mr. Nirmal Kumar Jain for closing comments. Over to you, sir. Closing. I thank the entire team of ACME Fintech India Limited for their untiring effort, hard work and dedication, which drives the company forward through various market conditions. Also, I appreciate you all for taking the time to participate in our conference call. Please do get in touch with our investor relation team for any further questions. Thank you. Thank you, sir. Thank you, members of the management. Ladies and gentlemen, on behalf of ACME Fintech India Limited, that concludes this conference. We thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.